अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के लिए अपोजिशन जो लीडरान हैं उनको नामजद कर दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो नामजद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI की जानिब से वो हैं महमूद खान अचकज़ई। और सेनेट की अगर हम बात करें तो आज़म सवाती साहब को नामजद किया गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शंस में जाने का फैसला कर लिया। पहले बॉयकॉट की बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा बात होती रही कि ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी। ये दो खबरें हैं जो आज आई हैं और ये दो खबरें गुज़श्ता रोज़ कल के रोज़ हम अपने प्रोग्राम में ही आपको तमाम नाजरीन को ये दे चुके हैं। कल प्रोग्राम में क्या बात हुई थी आपको पहले वो सुनाते हैं। पार्टी के अंदर संजीदगी से ये बात की जा रही है कि हमें जाना चाहिए इलेक्शन में। अच्छा। और वो कहते हैं कि हम अगर मुलाकात करते हैं तो हम खान साहब को कायल कर लेंगे। इम्कान बढ़ गया है, तकरीबन 95% हो गया है कि वो जाएगी, ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएगी। आज ये मामला डिस्कस हुआ है बाकायदा तौर पर। PTI की जानिब से इसकी अनाउंसमेंट भी मुमकिन तौर पर बड़ी जल्दी की जा सकती है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो कौमी असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर वो शायद PTI के अंदर से ना हो और PTI के इत्तेहादी उनमें से एक बड़ी शख्सियत हो सकती है जो ऑलरेडी उनकी सरबराही भी कर रही हैं, जो महमूद खान अचकज़ई साहब मुमकिन तौर पर कौमी असम्बली से जो है वो अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। जी, तो कल हमने इस हवाले से बात की थी और आज ये खबरें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होकर सामने आ गई हैं। नए सूबों पर भी मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। जो कराची की मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले तो ये जो फैसला किया गया है अपोजिशन लीडर के हवाले से, महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे और उधर से आज़म सवाती साहब होंगे, ये फैसला किस तरह से ले लिया गया, इसका फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है एज एन अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब वो सब कुछ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तो मैं अपने भाई, अपने हमारे साथी जो हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ साकिब साहब को कि इन्होंने ये ख़बर ब्रेक की और इनको अप्रिशिएट करते हैं। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन्हीं प्रोग्रामों में मिलती हैं, जिन प्रोग्रामों में ख़बरियत होती है तो उन प्रोग्रामों में ऐसी ख़बरें मिलती हैं। अब आपको ये 4 लोग थे तहरीक इंसाफ की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किए गए। ठीक है। पंजाब से खुर्रम शहजाद विरक जो साबिक वज़ीर कानून भी पंजाब के रह चुके हैं और MNA है शेखुपुरे से। हाँ जी। उसके साथ खुर्रम मुनव्वर मंच थे। हाँ जी, ठीक है। ये 2 नाम यहाँ से थे। 2 नाम थे KPK से। अच्छा। जिसमें एक जो इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है जुनेद, हाँ जो है, एक उनका नाम था, एक असद कैसर का। अच्छा, असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद देखा जा रहा था कि अगर जुनेद साहब को रखते हैं तो उस पर नाराज़गी आना शुरू हो जानी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर से ही। अच्छा, पंजाब से उन्हें ये था कि पंजाब से बड़ी तरजीह दी जा रही थी कि पंजाब में चूँकि दबाव बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से अपोजिशन लीडर को हम दें। इसके लिए बाकायदा संजीदगी से गौर हो रहा था। फिर कप्तान ने एक ऐसा पता खेला, आपको पता है ये पहले 4 नाम जो थे आज से काफ़ी दिन पहले, एक जिस वक्त इनकी बहन ने मुलाकात, एक बहन की मुलाकात हुई थी, उसमें ये 4 नाम आ गए थे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये 4 नाम कमेटी के कुछ लोगों को बता दें और उसके बाद हम देखेंगे। ये जो नाम कल जिस वक्त साकिब साहब ने ये नाम लिया तो ये एक बहुत बड़ा कार्ड खेला गया। देखिए, इसके एक तीर से कप्तान ने 3 शिकार किए। अच्छा। नंबर 1 तो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग के अंसर को ख़त्म कर दिया। ठीक है। नंबर 2, बलोचिस्तान में एहसास महरूमी का जो एक तासर था और बलोचिस्तान का जो एक वोट बैंक था। ठीक है। और बलोचिस्तान के अंदर एक बड़ा है कि बलोचिस्तान के अंदर जो बहुत सी सियासी जमातें जो हैं जो इक़्तिदार के ईवानों में तो नहीं है लेकिन अपोजिशन के ईवानों में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुल के साथ नहीं चल रही थी PTI की, वो महमूद खान अचकज़ई के साथ चलेगी। ठीक है। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान कभी भी महमूद खान अचकज़ई से साइड पे नहीं होंगे। मौलाना की जो सीट है वो महमूद खान अचकज़ई की बड़ी मरहून मिन्नत। और तीसरी जो चीज़ थी, मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा गहरा तल्लुक़ रहा है महमूद खान अचकज़ई का, और मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके बड़े अच्छे रूट्स रहे हैं।
यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इनकलाबी ग्रुप कहलाता है उसके बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर औकात जो वो इनसे मिलते रहते थे। अब कप्तान ने काम ये किया कि अपनी जमात को एक बड़ी ग्रुपिंग से भी बचाया, क्योंकि अभी वहाँ पे ये तहरीक इंसाफ का नाम तो दे ही नहीं रहे थे, इन्होंने वहाँ पे एक आज़ाद ग्रुप की तरफ से देना था ना, जो गवर्नमेंट कर रही है, पता तो सबको है। एक तो वो एक खेला, एक पत्ता बलोचिस्तान का खेल लिया, और महमूद खान अचकज़ई के आने से अब आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान चाहें या ना चाहें, चाहें या ना चाहें, ठीक है, उन्हें अचकज़ई का साथ देना पड़ेगा, उन्हें एक मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर बेशक, इसलिए कि मौलाना साहब की जो नशिस्त है वो महमूद खान अचकज़ई का उसमें बड़ा अहम तरीन रोल है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ग्रुपिंग भी बच गई, और तीसरा मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक ग्रुप जो है वो राब्तों में रहेगा। और आप ज़हन में रखें, राना साहब चौथा फ़ायदा भी एक शामिल कर लें इसमें। चौथा फ़ायदा ये होगा कि अपोजिशन लीडर शायद अब वो 9 मई के केसेस में नाअहल भी नहीं हो सकेगा। मैं उसी तरफ आने लगा था। महमूद खान अचकज़ई पे ऐसा मुकदमा कोई नहीं है, हाँ जी, कि जिस मुकदमे की बुनियाद पर आप उसे कहें कि जनाब अब इनको नहल कर दें या इनके खिलाफ फलाह कर दें। और सबसे बड़ी बात जो होगी ना, नून लीग के अंदर एक बड़ी लिफ्ट शुरू होगी। अच्छा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और महमूद खान अचकज़ई का एक ये भी है कि अगर जो एक बहस बड़ी तेज़ी से चल रही है ना 2-3 दिन से, जो और जिसको मीडिया पे बड़ा हाईलाइट भी किया जा रहा है, सूबों वाली बात, हाँ जी। अच्छा, उन सूबों वाली बात पे अगर किसी दो जमातों को सबसे ज़्यादा इख्तलाफ होगा तो वो दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, हाँ जी, दोनों जो किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे। तो उस सूरत में फिर उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए कि जिस शख्स के साथ वो बासानी गुफ्तगू कर सकते हैं, ठीक है, और वो शख्स उनके लिए महमूद खान अचकज़ई से बेहतर कोई नहीं। तो ये मिला जुला फैसला नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में मिला जुला फैसला नहीं, आने वाले वक्त देखें कप्तान एक शख्स जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, आप एक गौर करें ना। हमें मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं लाहौर के गवर्नर हाउस में बैठा था, तो 4 PTI के बड़े लीडर बैठे थे, मेरे साथ सलमान गनी साहब थे, ठीक है, और एक और सहाफ़ी थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी, चारों लीडरों ने कहा, उन 4 लीडरों में से एक लीडर जेल में है, 3 जो हैं वो किसी और सियासी जमात में जा चुके हैं। उन्होंने कहा जी, हम सारी उम्र सोचते रहे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती और इमरान खान को ही सियासत आती, ठीक है। उन्होंने कहा हम सारे वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, और हम सब फारिग होके बैठ गए, उसे पता है कि किस तरह चलाना है। तो एक शख्स जिसके पास, लेकिन राना साहब चला नहीं सूबा, मैं कह रहा नहीं चला, उसने तो बेरागर कर दिया ना। एक शख्स जिसके पास अखबारात भी नहीं जा रही, जिसके पास TV भी नहीं, ठीक है, जिसके पास मतलब न्यूज़ चैनल की अप्रोच नहीं है, जिसकी मुलाकातें भी ना होने के बराबर है, आप वो शख्स देखें अंदर बैठ के उसे कुछ ना कुछ नहीं बल्कि सब कुछ इल्म है, कोई ना कोई तो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कुछ ना कुछ तो उसे पता है, और उसकी बुनियाद पर वो ऐसे फैसले कर रहा है। आप इस फैसले के बाद आज ज़रा हुकूमती ईवानों में और हुकूमती अफराद से पूछे कि ये हो क्या गया है। ये साकिब साहब से पूछते हैं। साकिब साहब, एक तो इस पर बताइएगा कि ये नाम सामने आ गया महमूद खान अचकज़ई साहब का, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग रन में कितना फ़ायदा होगा, और जो राना साहब बातें कर रहे हैं कि ये मेरिट्स बनते हैं अचकज़ई साहब के नामज़द होने के बाद के, तो उस हवाले से, और दूसरा हुकूमत में किस तरह का तासुर पाया जाता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब अब अपोजिशन लीडर होंगे और बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, वैसे भी स्टांस भी उनका सख्त है। एक तो जो राना साहब ने 3-4 मेजर जो नुक्ते बताए, एक्चुअली यही सूरत हाल है, इसी वजह से उनको जो है वो लाया गया है। एक चीज़ मैं जो है वो ऐड कर दूं इसमें, जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उनकी जो गुफ्तगू वाला जो हिस्सा है, जो मामला है, जिस तरह वो उजागर करते हैं बलूचिस्तान के इशूज़ या दीगर ऐसे इशूज़ जिनको उमूमी तौर पर उन पे बात जो है वो हमें देखने सुनने को नहीं मिलती। इस वक्त इमरान खान साहब जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं, अब वो बयानियाँ उनको फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बयानियाँ एक्चुअली वो लेके चल रहे हैं, उनका कल वाला स्टेटमेंट रिकॉर्ड के देख लें तो
उस बयानिए को बिल्कुल फिट हैं ये महमूद खान अचकज़ई साहब, और वो उसको आगे जो है वो उसकी पजीराई करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। जो शरीफ फैमिली के साथ उनका जो ताल्लुक़ है वो बहुत ही गहरा है। वो जो राना साहब ने निशानदेही की, वो बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है नवाज शरीफ के साथ, ख़ास तौर पर जो महमूद खान अचकज़ई। और ये भी एक मुमकिनात हो सकते हैं कि आगे चलकर अगर कोई सूरत हाल किसी बेहतरी की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ या हुकूमत के साथ को मुसालियत की तरफ या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत चलती है, तो महमूद खान अचकज़ई उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं। इसलिए भी ये जो तैनाती है, इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम है। ये ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बताइएगा कि इमरान खान साहब को कैसे रजामंद कर लिया गया। एक तो आपको पता है कि जब ये खबर आई थी कि बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा और दीगर पीटीआई के रहनुमा ये कह रहे थे कि हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने ये तय किया था कि जो भी इमरान खान से मुलाकात करने जाएगा, जिसको भी इजाज़त मिलेगी, क्योंकि सूरत हाल ये है कि पता ही नहीं चलता कि किसको इजाज़त मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, तो वो जाके बात करेगा, कन्विंस करेगा, उनको बाहर की सिचुएशन जो है वो बताएगा। और इसी तरह ही हुआ। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ जाकर बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को कन्विंस किया गया, और वो बात भी बताई गई कि जिस तरह महमूद खान अचकज़ई उनके इत्तेहादी हैं, कि वो लोग भी कह रहे हैं कि आपको किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मैदान खाली छोड़ेंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बेशक आप मैदान में उतरें, बेशक हार जाएं, जो आपसे नशिस्तें छीन लें, जो भी करें, लेकिन आपकी एक्टिविटी पूरे उस हलके में इलेक्शंस में नजर आएगी। तो ये वो चीदा पॉइंट्स थे जो कल डिस्कस हुए। तो फिर इमरान खान साहब इस पॉइंट पे आ गए कि ठीक है, मैं अपना जो डिसीजन है वो वापस लेता हूं, आप जाएं अपनी पॉलिटिकल कमेटी के पास ये सामने रखें। और पॉलिटिकल कमेटी आपको पता है सारी जो है वो ऑलमोस्ट जो इस पे पहले ही एग्री जो है वो थी, उनके बयानात आ रहे थे, लेकिन अभी तक भी उन्होंने ऐलान जो है वो हतमी तौर पर ऐलान उन्होंने करना है, ऐलान नहीं किया है, लेकिन नजर यही आ रहा है। राना साहब, आपके पास क्या खबर है कि रजामंदी कैसी हुई? और वैसे इसमें दो नैरेटिव्स हैं, एक तो यही जो साकिब साहब कह रहे हैं, दूसरा ये है कि ये भी एक पॉलिटिकल मूव थी जो पहले कहा गया कि जी कि हम नहीं जाएंगे ज़िमनी इलेक्शन में, और थोड़ा सा बाकी पार्टी खासतौर पे जो नून लीग है वो थोड़ी सी रिलैक्स फील करे। और मौके पे आके आपने कल एक बात की थी कि देखें, किसी ने कागज़ वापस लिए, किसी ने कागजात वापस नहीं लिए, तो मौके पे आके ऐलान हो जाएगा। आप दोनों में से ज़्यादा दुरुस्त कौन सी है? ये दोनों गेमें ठीक है। आप गौर करें ना इस पे, मुस्लिम लीग नून में फड्डा पड़ गया, बड़ा शदीद फड्डा पड़ गया। अगर आप चीमा साहब की बात सुने, गुजरांवाले वाले वजीराबाद वाले चीमा साहब की तकरीरें सुनिए ना आपने, हाँ जी, कि मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कागज़ जमा कराओ, और जब सेक्रेटरी का फ़ोन आया मैंने जमा करा दिया, लेकिन वहाँ पे नशिस्त किसको मिल गई? वहाँ पे नशिस्त एक मिनिस्टर साहब। हाँ जी, ऐसी ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं लाहौर में महर इश्तियाक जो इनका एक पुराना आदमी था, उस हल्के के हैं, उस हल्के के हैं, अब उसको सीट मिल गई, नुमान साहब को मिल गई। वहाँ पर अब लोग पता क्या लिख रहे हैं, इस इलेक्शन में पीटीआई बामुकाबला बागी नून लीग, बामुकाबला मियां नून लीग उम्मीदवार, ये लिखा जा। उसके बाद आप आ जाए उस नशिस्त पर जो साहिबार वाली है जी, सेम यही कंडीशन वहाँ चली है। फिर आप आ जाए मियाँ वाली की नशिस्त पर जी। अब वहाँ पर जिसको सीट दी गई है, पहले वहाँ पे इनामुल्लाह खान नियाजी साहब उम्मीदवार थे जी, इलेक्शन इनामुल्लाह नियाजी साहब लड़े। असूल तो ये होता है जिसने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है जी, आप उसको ज़िमनी इलेक्शन में भेजते हैं। हाँ जी। अब हुआ ये कि जब ऐलान हुआ कि हम इलेक्शन नहीं ला रहे, तो हर शख्स ने कोशिश की कि हून तो सीधा ही है, हाँ जी, हून सानू दे दो। और फिर जिसका जहाँ पे हाथ पड़ा उन्होंने कहा फाड़ लो, उसने पकड़ा और रख लिया। और फिर दूसरी बात कि खान साहब, मैंने कहा कि इमरान खान को जो बंदा समझ जाएगा ना तो वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, मैं ये ठीक देखें, इमरान खान को कहा गया ये नशा करता है, इमरान खान को कहा गया जनाब ये 5 दिन जेल में नहीं रह सकता। ये कौन सा दुनिया का इल्ज़ाम है जो उस पर लगाया? यार उसने बताया कि जेल इस तरह काटते हैं। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं जो उसके इंतहाई नाकदीन में है कि जनाब उन्होंने जेल में दिल लगा लिया। अब आप मुझे पाकिस्तान की पूरी, सर ये नून लीग पूरी कहती रही है कि ये शुरू वाले 15-20 दिन मुश्किल होते हैं, उसके बाद बंदा एडजस्ट कर जाता है, तो खान साहब जेल में भी एडजस्ट कर गए हैं शायद। कर गए। दूसरे आप मुझे बता दें, पाकिस्तान की सियासत का मुझे 2 लीडर बता दें
मैं बाकी ज़्यादा नहीं कहता, जिनको इस तरह रखा गया, हाँ जी, जिनके ऊपर इतने मुकदमात और इनके इस तरह रखा गया, तो खान साहब की मूव चली और उसके बाद लोग जब बड़े रिलैक्स होके बैठे, मैंने उस दिन कल कहा था और उससे पहले भी एक दफ़ा कहा था, जब कागजात वापस नहीं हुए, कागजात नामजदगी जो है वापस लेने की तारीख भी गुजर गई, हाँ जी, हाँ जी, लोगों ने कागज वापस नहीं लिए, तो अब होना पता क्या है, होना है जिन्होंने कहते हैं ना एक दूसरे ने इट्टा मारनी है। अब मुस्लिम लीग नून के जिसको टिकट नहीं मिली वो भी करेगा, और जिसको टिकट मिल गई वो कहेगा शायद, देखें फार्म कौन सा इस्तेमाल होता है ये बात का मसला है। एक सियासी जलसे, इलेक्शन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ जो है वो निकलेगी, और अभी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे। हाँ जी, पीपल्स पार्टी वहाँ पे तकरीरें क्या करेगी नून लीग के खिलाफ, वो भी देखा जाएगा। हमने समड़ियाल में जो कुछ मामलात होते हुए देखे जमात इस्लामी क्या करेगी वो भी देखा जाएगा। मौलाना साहब के अगर उम्मीदवार होंगे वो क्या तकरीरें करेंगे वो भी देखा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो हुकूमत के खिलाफ ही लड़ा जाता है, और पंजाब में जितने इलेक्शन हो रहे होंगे वो यकीनी तौर पर वफाक की हुकूमत और खुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ ही लड़े जा रहे होंगे। लेकिन साकिब साहब, एक और मामला, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस में इख्तलाफात हुए, हमने मिनट्स जो हैं वो पब्लिक होते हुए देखे चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। अब हम देख रहे हैं कि दीगर जो दो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनकी जानिब से भी एक जवाब आया है, ये इख्तलाफात थम नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जो अदलिया में ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि जजेस के दरमियान इख्तलाफात ना सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अदालती राहदारियों तक महदूद हैं, बल्कि वो ओपनली पब्लिक में आ जाते हैं और पब्लिक में आ चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हमने देखा कि वो इस किस्म के इख्तलाफात थे और अभी भी नज़र आ रहे हैं। अगरचे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह माजी में एक ही उनका चैम्बर रहा है, एक ही लॉ फर्म थी, पुराने दोस्त भी हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनके दरमियान इख्तलाफात जो है वो खतूत की शक्ल में सामने आ रहे हैं। अब जो आज 5 सफ़े का एक ख़त जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, ये बहुत ही अहम नोयत का है, और ये बुनियादी तौर पर जवाब उन्होंने दिया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनकी जानिब से जो पिछले दिनों मीटिंग मिनट्स पब्लिक किए गए थे। बड़ा सादा अंदाज में बता देता हूँ मैं। इशू ये हुआ था कि 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, 27, 28, 29 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो गई। 31 अक्टूबर को यह हुआ कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग थी वो बैठी, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब नहीं बैठे। आज की इस खत में ये लिखा हुआ है कि वो नहीं बैठे, सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे। उन्होंने अक्सरीती, मतलब 2-1 का फैसला होता है, तो अक्सरीती फैसला उन्होंने ये किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सारी दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट, मतलब तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने लगा दी जाएं। आज के खत में यह लिखा गया है कि वो जो 31 अक्टूबर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अक्सरीती फैसला था उसकी वायलेशन की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने, और उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बुलाया, और उन्होंने फिर 4 नवंबर को ये कहते हैं कि हमने दोबारा से एक खत लिखा, उस खत पर भी कुछ नहीं हुआ, और हम आखिर में ये अपना जो कंक्लूजन देते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा मकसद ये था कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ जितनी भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं उनको वो जजेस सुने जो बेनिफिशरी ना हो। मतलब इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो पहले उस वक्त 15 जज थे, तो आज 24-25 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आज फुल कोर्ट बनती है तो 25 की बनेगी, अगर 4 नवंबर को बनती तो 15 की बनती, तो ये तो 10 जज हैं, ये आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तरमीम के तनाजुर में। तो जो बेनिफिशरी हैं वो कह रहे थे कि हमने उस वक्त कहा था कि जो बेनिफिशरी हैं वो बेंच में ना बैठे और उसको जो है वो देख लिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट नहीं बनाई, और उन्होंने वायलेट किया कानून को, और जो कमेटी की मीटिंग थी उस पर उन्होंने जो अमल नहीं किया। लुब्बे लुबाब उनका यही है। उन्होंने कहा है कि हम खत जो है इसलिए पब्लिक कर रहे हैं ताकि हिस्ट्री में जिंदा रहे, हिस्ट्री में लिखा जाए कि जो जो चीज़ें थी हम अपने तौर पर कर रहे थे, लेकिन जो है वो निज़ाम उनके जो है वो साथ नहीं दे रहा था। बिल्कुल ठीक है, निज़ाम साथ नहीं दे रहा था। राना साकिब साहब से मैंने एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। साकिब भाई ये तो बताएं, कल भी तारीख पड़ेगी? तबीयत बेहतर हो जाएगी कल भी तारीख? ये बड़ा आम सवाल है। अब देखना ये है कि आज जो प्रोसिक्यूटर थे, उनके जो एसोसिएट थे जिन्होंने बात की,
उन्होंने कहा यही कि आप पीर मंगल तक टाइम दे दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग है तो उसमें टाइम लग जाता है रिकवरी में। तो लेकिन चीफ जस्टिस ने कल का टाइम ही दिया है। अब देखना ये है कि वो रिकवर हो गए तो फिर आएंगे, अगर रिकवर ना हो गए तो फिर वो कल तारीख पढ़ सकती है मुमकिन तौर पर। अच्छा, उनसे पहले सलमान सफदर साहब जो हैं वो दलाइल नहीं दे सकते हैं? नहीं, वो चीफ साहब ने आज वाजे कर दिया है कि आपने अपनी पिटिशंस फाइल की, आपने सारा रिकॉर्ड फाइल किया, तो वो फाइल हमने सारी पढ़ ली है। अब हमने 3-4 क्वेश्चंस पूछने हैं जो प्रोसिक्यूशन है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्यों बरकरार रहे। मतलब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट कलअदम कर देती है तो इमरान खान साहब की जमानतें हो जाएंगी। तो वो कहते हैं हम प्रोसिक्यूशन से पहले पूछ लें, अगर हम जो है वो प्रोसिक्यूशन ने हमें कन्विंस कर लिया तो फिर आपकी तरफ आएंगे, अगर वो ना कर सके फिर तो आप मतलब रिलीफ मिलना एक तकनीकी तौर पर या इनडायरेक्टली कहे तो उसका रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को मिल सकता है। वेलकम बैक जी। बात करेंगे इस हवाले से कि हुकूमत एक जानिब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से पेशकश कर रही है, दूसरी जानिब आज बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ये कहा है कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, अब बस होना चाहिए। ये कौन सी गलतियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई हैं और जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उस हवाले से हम बात करेंगे। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये बता दें, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, अब बस हो जाना चाहिए। ये गलतियां कौन सी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब महसूस हो रहा है कि हमसे माजी में हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब इंसान सियासत करता है, सियासत के अंदर कोई ये तो नहीं है कि 100% आप करेक्ट हो। सियासत के अंदर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये कि उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप कितनी गलतियां हुई हैं, किन किन पार्टियों से हुई है। अगर आप माजी में देखें तो सबके ये मसाइल रहे हैं, हर जो पॉलिटिकल पार्टी के मसाइल रहे, लेकिन इस तरह किसी को उठा के दीवार से मारना और दीवार से लगाना और फिर ये कि आखिर वक्त तक जाना, मैंडेट भी छीनना, सब कुछ छीनना, फिर उसके बाद भी अगर हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो वो भी नहीं छोड़ते। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, मुल्क के लिए ये बहुत नुकसानदेह होती है। क्योंकि देखिए, आप अंदाज़ा करें, पूरी कौम देख रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब जब से आए हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ इस मुल्क को, ना 1 रुपए का फ़ायदा आवाम को हुआ है। ये कहते हैं मईशत ठीक हो गई। अगर हम 33,000 अरब का कर्जा लेकर अगर हम ये दावा करें कि हमारी मईशत बेहतर होगी, तो आज 33,000 अरब का कर्जा लेके तो मईशत तो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए थी। जब से पाकिस्तान बना है 76,000 अरब का कर्जा था, अब 33,000 इन साहब का है। तो इसका मतलब है कि मुल्क नहीं चल रहा और मजीद कर्जों की तरफ भी कोशिश हो रही है। तो बेहतर ये है कि माशी तरक्की के लिए इस्तेकाम की ज़रूरत होती है। मुल्क में इस वक्त इस्तेकाम नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहे। आपका सारा पैसा बाहर चला गया है। सरमाया जब बाहर चला जाए तो मुल्क जो है ना खोखला हो जाता है। ये समझ आ जानी चाहिए अब मेरे ख्याल से तमाम लोगों को, तो बेहतर होगा। वरना इस तरह देखिए इंतकामी कार्रवाइयों से। शौकत यूसुफजई साहब, महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करना कैसा लेते हैं? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फड्डा था, या आप इसे समझते हैं कि कप्तान ने कोई बड़ी बेहतरीन चाल चली है? मैं तो कहता हूँ सियासी तौर पे बहुत बेहतरीन, इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था। देखिए, और ये भी साबित करना है कि सिर्फ हमारी पार्टी ज़रूरी है कि हमारी पार्टी अक्सरियत में तो हमारा ही बंदा हो, अपोजिशन में कोई भी हो सकता है। तो ये उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है इमरान खान ने, और एक ऐसे शख्स को बना दिया है जो डिजर्व कर रहा था, सीनियर है, समझता है, और मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतरीन फैसला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसी और पार्टी से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मैं ये मुझे जो लग रहा है। इसमें एक अजाफी चीज़ ले लें, क्या मौलाना फजलुर रहमान के भी चांस बनते थे आपके साथ अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता? देखिए, सियासत के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, लेकिन चूंकि मौलाना साहब हमेशा से हुकूमत की तरफ उनका झुकाव रहा है। जब भी कोई फैसले का वक्त आता है उन्होंने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है,
और ये कोई बात नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में दोबारा फिर हम इकट्ठे हो सकते हैं एक ही इशू के ऊपर। इशू तो एक ही है ना, अभी तक तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है, हम भी यही कह रहे हैं जाली हुकूमत है। तो जाली हुकूमतें कैसे, इनकी पेशबंदी कैसे होगी? मतलब ये तो कल फिर आ सकते हैं इस तरह ना, अगर हम इनको आज छोड़ दें इस तरह और यही इलेक्शन कमीशन हो तो फिर तो मतलब ये समझ ले कि ये तो रहेंगे फिर। तो बेहतर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसको इससे जान छुड़ाने के लिए एक तहरीक होनी चाहिए, फिर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क के अंदर। हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन अवाम के हकूक सल्ब नहीं होने चाहिए। इस वक्त हकूक सारे सल्ब हैं और कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई सियासी एक्टिविटीज पे भी पाबंदी है, कोई पुरअमन जुलूस नहीं। तो ये शौकत हालात यूसुफ जो है साहब, आप ये बताइएगा कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब की, क्या महमूद खान अचकज़ई अगर आप आइंदा आने वाले वक्त में कोई मसालियत की तरफ जाते हैं, कोई मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, तो महमूद खान अचकज़ई तो बड़ा सख्त लहजा है उनका एक सर्टन जो है वो टॉपिक्स पे, तो इसको आप कैसे देखेंगे कि अल्टीमेटली पीटीआई ने एक एहतजाज जो मुज़ाकरात है वो उसकी टेबल पे कभी ना कभी तो आना ही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अपोजिशन लीडर का बहरहाल रोल बड़ा अहम होता है सारे मामलात में। देखिए, एक तो इंडिविजुअल है ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक अलग पार्टी है, वो एक अलग पार्टी है, मंशूर हमारा अलग अलग है, ऐसी बात नहीं है। जब भी देखें अपने अपने फैसलों में हम आज़ाद हैं, वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं। लेकिन जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक होगा, अपोजिशन की बात होगी तो फिर हम सारे इकट्ठे होंगे। अगर एक पार्टी की बात होगी तो डेफिनेटली हमारा जो पार्लिमानी लीडर होगा, जो चेयरमैन होगा, वही डिसीजन लेगा ना पार्टी के हवाले से। पार्टी तो हम नहीं दे रहे हैं किसी को कि जी आप पार्टी भी आप संभालें, हम तो ओहदा दे रहे हैं, अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया है। और जाहिर है अपोजिशन के हवाले से जो भी फैसले होंगे वो मिल बैठ कर करेंगे, और बाकी अपनी अपनी पार्टी है, अपना अपना। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं शौकत यूसुफज़ई साहब, अपनी अपनी पार्टी है, लेकिन जो साकिब साहब भी निशानदेही कर रहे हैं, बड़े अहम मामलात हैं जिसके अंदर वज़ीर आज़म ने फैसला करना होता है और उनके साथ अपोजिशन लीडर बैठते हैं। अगर वो उमर अयूब हों तो खान साहब कह सकते हैं, वो शौकत यूसुफज़ई साहब हों तो वो खान साहब की बात मानेंगे, लेकिन अचकज़ई साहब हर बात मानेंगे जो खान साहब कह रहे होंगे? ज़रूरी तो नहीं है। तो बड़े अहम फैसले अचकज़ई साहब इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने जो ये पत्ता खेला है ना, तो वो भी जेल में बैठकर और ऐसा पत्ता खेला है कि ये सारे मेरे ख्याल से दंग रह गए हैं। और सियासत, जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से अब उनको इमरान खान को गुरु मान लेना चाहिए, सियासी गुरु। इसलिए कि देखिए ना, उनके पास ना तो 4 महीने से कोई टीवी है, ना उनके पास कोई अखबार जा रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, और उसके बावजूद उन्होंने अगर ये फैसला किया तो मेरे ख्याल से, देखिए एक पॉलिटिकल फैसला होता है, मैं भी गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस सिनेरियो में मैं देखता हूँ तो इसमें एक अच्छा फैसला है। आप अब क्या आने वाले दिनों में मुज़ाकरात होते देख रहे हैं, को मुज़ाकरात की टेबल सजती देख रहे हैं? देखिए राना साहब, ये डिपेंड करता है हुकूमती एटीट्यूड के ऊपर। इस वक्त तो कोई माहौल, मुझे मुज़ाकरात का माहौल तो नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ आप देखें हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ पहले से थी वो अभी भी जारी हैं, लोगों की नाअहलियाँ हो रही हैं, और खुद इन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, और ये वोट को इज्जत देना है कि एजाज चौधरी साहब जेल में हैं और बस उनको नाअहल कर दिया गया, उनकी जगह राना सनाउल्लाह साहब को नामजद कर दिया गया है, टिकट दे रहा है, ये वोट को इज्जत देना है। और इसी तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको हक बनता है कि वो एहतजाज भी करे, वो, लेकिन हमें कोई एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब है कि कोई माहौल तो है नहीं मुज़ाकरात का, लेकिन हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर वो मुख्तदर हल्के वो भी देख रहे हैं ना कि मुल्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आगे कितना धक्का देंगे, कितना बर्डन उठाएंगे इन लोगों का, जो दोनों मिलकर खूब 33,000 अरब का कर्जा लिया है। तो ये पैसा कहाँ लगा है? राना साहब आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ। इतनी बड़ी अमाउंट जो है, इसमें तो कोई मोटरवे भी नहीं बनी है। पहले तो ये कहा जाता था ना कि हम मोटरवे बनाते हैं, तो इस पैसों पे तो ना मोटरवे बनी है, ना इस पे कोई हवाई अड्डा बना है, ना इस पे कोई यूनिवर्सिटी बनी है। तो ये पैसे गए कहाँ है? ये सबसे बड़ा तनख्वाहें नहीं भरी, तनख्वाहें तो भरी। तनख्वाहें अगर करनी है तो फिर आप क्यों दावा करते हैं कि हमारी मईशत
बेहतर हो गई है। फिर मैं तो यही कह रहा हूँ ना सर मईशत बेहतर हो तो तनख्वाहें बढ़ती हैं। शौकत यूसुफजई वो साहब कह रहे हैं, आप गौर नहीं करते, वो कहते हैं हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो गई है। वो हाँ, कभी ये ठीक है, कभी आपने सुने हैं उसमें उन्होंने कहा हो कि आम आवाम की मईशत बेहतर हो गई है? वो मैक्रो जो है ना, इकोनॉमिक्स ये की बात करते हैं, माइक्रो की बात नहीं करते वो। ये उन्होंने 500% ही कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी तनख्वाह भी 500% ज्यादा बढ़ाई है। तो मेरे ख्याल से ये बात उन्होंने दुरुस्त की है, पहली मर्तबा ये सच बोल रहे हैं। चलें ये देखें, परेशान है राणा साहब, बहुत ज्यादा मुश्किल में है आवाम। ये जो सैलाब आ रहा है, ये तो एक इजाफी चीज आई है ना। इससे पहले जो दहशतगर्दी है, उससे पहले जो महंगाई है, ये तो बिल्कुल आवाम को तो कुचल के रख दिया गया है। अच्छा, और तो छोड़े, जो दहशतगर्दी है इसके खात्मे के लिए आपको कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आ रहा है वफाकी हुकूमत का कि हम ये कहें कि जी वजीर दाखिला आया है, वो कहीं बलूचिस्तान में बैठा है या खैबर पख्तूनख्वा में आके बैठा है। हालांकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये कहना कि जी ये सूबाई मामला है, बिल्कुल गलत है। सूबाई मामला तो देखें ना, अली अमीन गंडापुर पे तो हम उस वक्त इल्जाम लगाएंगे जब स्नैचिंग शुरू होगी, जब दुकानें टूटेंगी, जब ये गाड़ियां चोरी होंगी, तो ये पुलिस का काम होता है। लेकिन जो दहशतगर्दी है ना, इसमें तो देखें वफाकी हुकूमत को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना था। आपका वजीर दाखिला को यहाँ आना चाहिए था, आपके वजीर खारजा को काबुल में बैठना चाहिए था। वजीर खारजा 2-3 महीने बाद आराम से आके चला जाता है, चाय पी के वापस आ जाता है। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कुछ दीगर मामलात पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम कराची की सूरत हाल की बात करें तो वो जो कल की बारिश हुई उसके बाद सब लोग ही परेशान थे और सब लोग सवाल कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट से कि 17 बरस हो गए आपको, और अब मुर्तज़ा वहाब साहब से बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के बाद मेयर कराची का मामला, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर की बारिश की है। तो फिर अवाम का क्वेश्चन ये था कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ भी नहीं देखना, तो हमने करना क्या है। आज वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से कहा कि हम लोग सड़कों पर हैं, हमारी इंतज़ामिया सड़कों पर है, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई का जिक्र किया कि मुंबई पर में भी जब बारिश होती है वो कराची से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। उन्होंने लाहौर का जिक्र भी किया, और मज़ीद उन्होंने कहा कि आज से 4-5 साल पहले जो सूरत हाल थी अब वो सूरत हाल नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालपुर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस हवाले से पहले कहिएगा कि बहुत ज़्यादा कल तनकीद भी हुई है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, जहाँ पे बात हो रही थी कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर सवाल हुआ कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग करनी किसने थी। सर, गलती कहाँ पर है? आज MQM ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है और सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर ही डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सैलाब तो आना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आउट ऑफ द क्वेश्चन हो। ये तो होता है, दुनिया के हर कोने में होता है। आपने देखा सऊदी अरेबिया में किस तरह से तूफान आया, बारिशें आई, गाड़ियां डूब गई, घर डूब गए। आपने देखा दुबई जैसे शहर में, जो कि नया बना हुआ शहर है, न्यू डिजाइन बना है, वहां पर भी ये सब कुछ हुआ। अब जो चीज मेरे ख्याल से देखने की है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, ये जिम्मेदारी हम पे आयद होती है और इसको पूरा करना भी हमारा फर्ज है। अब अगर आप देखते कि हम अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे, या आप देखते कि सारे जो लोग एट स्टेक हैं, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर हों सिंध के, चाहे हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हों, चाहे हमारे मेयर हों, चाहे हमारे MPs MNs हों इलेक्टेड उन इलाकों से जहाँ पे सैलाब है, हर कोई रोड पर है, पुलिस रोडों पर है, मदद कर रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं। पर अब एक चीज जब हद से ज्यादा होती है तो वो तो किसी भी दुनिया के कोने में इस तरह ही करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि 40 ml की बजाय 100, 150, 200 की भी कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए और हमको बनानी चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए। पर मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत के इख्तियारात हैं, जो भी हुकूमत कोशिश कर रही है, अपने दिलो जान से कर रही है, और इसीलिए आपने देखा कि इतनी बारिश हुई, सारी रात बारिश हुई, पर सुबह को हमने रोडों को साफ सुथरा कर दिया। 80 to 90% शहर में पानी जो था हमने निकाल दिया। अब फिर आपने देखा है 3 स्पेल्स अभी तक कराची में बारिश के हो चुके हैं,
और अभी भी सब रोडों पर, सड़कों पर हैं, और पानी, एक तरफ बारिश होती है और उस तरफ हम पानी निकालते जा रहे हैं। वो नाले जो हमने साफ किए हैं वो अगर साफ ना होते तो ये पानी कभी भी ना निकलता, ये बैकलैश करके वापस आके शहरों में जाता। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, इतनी बारिश के होने के बावजूद ये हुकूमत की कारकर्दगी है। जो हमसे हो सकता है इस सूरत हाल में, इस एट स्टेक जो भी है, हम उसको निभा रहे हैं। अच्छा, आज फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि ये नहली नहीं बल्कि कराची के ख़िलाफ़ एक साजिश है। किस तरह साजिश करार दे रहे हैं? आज तो हम बिल्कुल सारी तोपों का रुख आपकी तरफ करके बैठे, चले जमात इस्लामी करे, तहरीक इंसाफ करे, समझ आती है। MQM तो बिल्कुल ही आज आप पर चार्जशीट लेकर खड़ी हो गई। मुझे तो नहीं याद आज तक कभी भी MQM ने बात की है और MQM ने लसानियत की बात ना की हो, पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी ना निभाई हो, सिंधी लोग, सिंधी अवाम, कराची के लोगों के साथ दुश्मनी ना निभाई हो। ये तो वही लोग हैं ना जिसने इस कराची का वो हशर किया। तालपुर साहब, ये बताइएगा कि जो सबसे बड़ी तनकीद होती है पीपल्स पार्टी पर कि वहाँ पे आपकी तकरीबन 17 साल से हुकूमत है, जिस तरह आप बता रहे हैं यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी ने काम भी किया है, नाले जिस तरह आप कह रहे हैं कि साफ़ करवाए हैं, सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट होती। लेकिन एक चीज़ जो देखी गई है कि कराची के हवाले से बारिश जैसे ही होती है तो इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर शहरियों की एक तो जो आमदोरफ्त है, वहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिसेज, स्कूल, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। के इलेक्ट्रिक, बिजली के मसाइल जो शुरू हो जाते हैं। कल इंटरनेट की बंदिश भी सामने आ रही थी कि टेलीफोन लाइनें भी मुतासिर हुई। तो कराची के हवाले से ज़्यादा कहा जाता है कि थोड़ी बारिश पे ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते हैं। इस पे आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? जो कुछ हुकूमत कर सकती थी, ना कि सिर्फ सिंध हुकूमत पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन हमारी गवर्नमेंट, हमारे अवामी नुमाइंदे, हर कोई इसमें ऑनलाइन हमारे साथ था। ना कि सिर्फ पुलिस पर बाकी इदारे भी हमारी मदद के लिए हमारे साथ खड़े थे। और ये नहीं है कि हमने आके लास्ट मोमेंट पे सोचा हो कि क्या करना है। हम पहले से तैयार थे, हमने नाले पहले से साफ किए हुए थे, हमने लोगों की जिम्मेदारी पहले से नफ्स की हुई थी। हर टाउन का ऑफिसर वहां पर था, हर म्युनिसिपल कमिश्नर, चेयरमैन के साथ तैयारी में लगा हुआ था। एक इसमें दो चीजें, एक शॉर्ट टर्म चीज कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी और कितने में अरसे में हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर हम चाहें तो अगले मानसून से पहले इस कैपेसिटी को, मैं तो 40 से ज्यादा समझता हूँ, पर उनको बेहतर पता होगा हमारे मेयर साहब को, पर मैं समझता हूँ कि जो भी कैपेसिटी है उसको उससे डबल या ट्रिपल करना चाहिए। क्योंकि अब जो हालात हैं, जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें हमें ये करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में हमें जो है बढ़ानी है फॉरेस्ट्री, हमें दरख्त लगाने हैं, हमें कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स लगाने, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सब चीजें करनी है। पर शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि अगर हम दिल से चाहेंगे, हम अगले मानसून से पहले ये कैपेसिटी डबल या ट्रिपल कर सकते। ठीक है तालपुर साहब, 2020 के बाद ये 5वां मानसून है जो हमने देखा है, उसमें हमने कंटेनर बहते हुए देखे थे। फर्क इतना है कि इस दफा गाड़ियां बह रही थी, बसें बह रही थी, वो धंस गई थी एक सड़क के अंदर। लेकिन चले, आपकी बात हम मान लेते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच थी, नाले साफ कर लिए गए थे, कैपेसिटी उतनी नहीं है। अब जब सवाल होता है तो पीपल्स पार्टी MQM के हवाले से ये जवाब देती है कि MQM ने कराची का नक्शा बिगाड़ा, MQM ने चाइना कटिंग की, MQM की जानिब से तजावुजात हुई। सर, आप लोगों की ही गवर्नमेंट है, मेयर कराची भी आपके ही हैं। सर, बहुत बेहतरीन मौका है कि कर लिया जाए इसके ऊपर भी एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल मौका है। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग मैं समझता हूँ हमें कुछ साल पहले करनी चाहिए थी। जब से ये हालात चेंज हुए, जब से ये एनवायरमेंटल हैजर्ड्स बढ़ गए, जब से ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आए थे, हमें तभी इन चीजों का सोचना चाहिए था। पर अभी भी देर नहीं है। और अभी क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पीक पर हैं। और बड़े अफसोस और उसके साथ कहना पड़ता है कि आगे जाके इन मसलों को हम और बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म ख्याल नहीं किया, दरख्त नहीं बढ़ाए, ये सब चीजें नहीं की, अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल नहीं किया, हैजर्डस स्मोक जो है वो कंट्रोल नहीं की, तो ये मसले और बहुत बढ़ते जाएंगे। हालांकि हमारा मुल्क जो है इनमें बाकी मुल्कों से बहुत कम यानी वेस्ट बनाता है, पर फिर भी हमारा मुल्क बहुत ज्यादा प्रोन है। तैमूर भाई, आजकल फैसल वाडा साहब जो हैं वो सियासी जमातों के हवाले से बड़े बड़े
बातें हो रही हैं उनके, उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में करप्शन है, जिसकी मिसाल उन्होंने कहा है कि इस सिंध से शुरू हो जाए तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या कोई करप्शन है सिंध में? फैसल वाडा के बयान की तस्दीक करते हैं, तरदीद। और दूसरा उन्होंने इशारा दिया सिंध में एक बड़ी तब्दीली का कि किसी के नट बोल्ट कस दिए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम वाडा साहब की बातें सुनते रहते हैं। ज़्यादातर तो फैसल वाडा साहब की बातें जो हैं वो गलत ही निकलती हैं, पर कभी कभी इनकी बात पे छक्का लग जाता है। तो मैं इस बार नहीं समझता इसकी बात में कोई वजन है। नटबोल्ट जिनके टाइट करने थे, मेरे ख्याल से वो तो टाइट ही से हुए हैं जिनके करने थे। बाकी जिन लोगों ने करप्शन की है वो आपके सामने है, वो आपके सामने आएंगे। उनके साथ ना नैब को कमी करनी चाहिए, ना एंटी करप्शन कमी करनी चाहिए। तो जो गलत है उसको तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आखिर में साकिब साहब आपके पास कोई खबर है? हमारे पास 1 से 1.5 मिनट है, आप वो खबर हमजा एक चीज़ जो हम बता दें कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के बारे का बहुत मामलात और चर्चे हैं। तो तोशाखाना 2 केस की कल समाअत होना थी, और जिसमें मुलाकात वकीलों की भी हो जाती है, लीडरशिप की भी हो जाती है, फैमिली की भी हो जाती है। तो ख़बर ये है कि वो मुलाकात, वो कल की समाअत जेल की कैंसिल हो गई है। ये चौथी बार लगातार 11 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त और अब 21 अगस्त भी ये समाअत नहीं हो सकी। जो अगले आने वाले 4 दफ़ा वो भी इसी तरह ही होना है। अब इसको हमें आदत बना लेना चाहिए। ये खबर नहीं, हमें आदत बना लेनी चाहिए। जी अच्छा ठीक है, इसको खबर कहे, आदत कहे, या फिर ये कहें कि ये मामला ऐसे रहेगा। अब खबर फिर साकिब भाई उस दिन कर लेते हैं इसको कि जी आज मुलाकात हो गई है। साकिब भाई बहुत शुक्रिया आपका भी, रान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। ये भी इजाज़त दीजिए रान साहब को भी और साकिब बशीर साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।